हे गाइस, दिस इज ध्रुव चौहान एंड आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट एट एनएसयूटी। एंड गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने प्री बोर्ड में फेल होने के बाद और अपने जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 12 मार्क्स लाने के बाद भी अपना सेकंड अटेम्प्ट में स्कोर 186 मार्क्स तक इंक्रीज कर लिया था। तो गाइस, हमारी जेई की स्टोरी में एक चीज़ कॉमन है, जेई का पोस्टपोन्ड होना। मेरे टाइम पे भी जेई पोस्टपोन्ड हुआ था और आपके टाइम पे भी जेई पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो गाइस, आप लोग इस स्टोरी से काफ़ी अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे और आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मिलने वाली है मेरी जेई की स्टोरी से। और गाइस, मोटिवेशन भी मिलेगी कि जिस तरीके से मैंने जेई क्लियर कर लिया था जबकि मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, तो आप लोग भी कर सकते हो। बस अपने ऊपर आपको बिलीव रखना है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी जितनी भी लर्निंग्स थी अपनी जेई की जर्नी में वो सारी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना। वैसे तो मैंने अपनी गाइस जेई की स्टोरी चैनल पे 1-1.5 साल पहले भी डाली थी, बट उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स गाइस स्किप कर दिए थे, इसलिए मैं आज दोबारा से पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ अपनी जेई की स्टोरी पे और आज मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब मैं अपने क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम दे चुका था और मुझ पर 3 महीने की छुट्टी थी। तो गाइस, जैसे कि हर एक इंडियन फैमिली में होता है कि अगर आप पढ़ाई में थोड़े भी ठीक ठाक होते हो, ऑब्वियस होता है कि आप साइंस ही लेने वाले हो। तो मुझे भी पता था कि हाँ, मैं साइंस ही लूँगा, बट इन 3 महीनों के लिए मैंने डिसाइड करा था कि मतलब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला। मैंने पूरा डिसाइड कर रखा था कि मज़े ही करने हैं। तो उस टाइम पे गाइस, मैंने पूरे दिन भर वीडियो गेम खेल रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, तो मतलब पूरा टाइम मैंने इन्हीं सब चीज़ों में लगा दिया और वो 3 महीने पूरे इन्हीं सब चीज़ों को डेडिकेट कर दिए। इसके बाद गाइस हमारी होती है प्रॉपर स्कूलिंग स्टार्ट, तो तब मैं थोड़ा सीरियस होता हूँ, तो मैं ट्यूशन वगैरह भी अपने लगवा देता हूँ। इसके बाद गाइस फिर मुझे ये तो पता ही था कि आईआईटी के लिए हमें जेई एग्जाम देना होता है जो कि काफ़ी टफ होता है, बट मेरा ये परसेप्शन था कि अगर मैं ट्यूशन में भी चीज़ों को अच्छे से कर लूँ और थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लूँ तो चीज़ें हो जाएंगी। तो मतलब मैंने इसी तरीके से अपनी स्टार्टिंग करी। स्टार्टिंग में मतलब मेरे ट्यूशन में काइनेमेटिक्स वगैरह हुआ तो उसके थोड़े बहुत मैंने प्रीवियस ईयर भी करे थे, तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा जोश था, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं कर रहा था। बट उसके बाद गाइस फिर स्कूल में भी टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसका पढ़ने के चक्कर में मैंने मतलब जेई को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और मैं इतना सीरियस स्टूडेंट नहीं था, अगर मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं। मतलब मेरे 10th में भी 80% मार्क्स थे और मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता, मैं बहुत कम पढ़ता था, पर हाँ, मैं चीज़ों को समझ के कर लेता था। तो मैं ज़्यादा सीरियस तो था ही नहीं, तो थोड़ा चिल सा ही था। तो मैंने स्कूल पे ही अपना फिर ज़्यादा मेरा ध्यान होने लगा और जेई को मतलब हटा दिया, क्योंकि वही है गाइस, तब हमें ये लगता है कि 2 साल बाद है, तो जो चीज़ हमें दिखती है कि मतलब इतनी दूर है, उसके लिए हम फिर प्रिपेयर नहीं कर रहे होते हैं इतने अच्छे से। और वैसे भी मैं किसी कोचिंग वगैरह में तो एनरोल्ड था नहीं, तो मैं ट्यूशन से ही कर रहा था, तो मैंने उसको मतलब इग्नोर कर दिया। तो इसी तरीके से टाइम जाने लगा। बट मैं यूट्यूब पे मैंने फिर एक दिन एक वीडियो देखी, नवंबर के आसपास की बात है, जिसमें मतलब उन्होंने बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंस आईआईटी की और मतलब काफ़ी मोटिवेशनल टाइप वीडियो थी। तो मतलब फिर लगा कि यार हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब मैं दिन भर ये ट्यूशन में गए, उसी को थोड़ा बहुत पढ़ लिया और स्कूल के टेस्ट दे दिया। मतलब मैं कुछ बहुत ज़्यादा अपना 100% के तो मतलब आसपास भी नहीं, मतलब मैं अपना टाइम पास ही करे जा रहा हूँ। पबजी खेल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो उस टाइम पे पबजी वैसे भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि यार अब ये सब बंद करना है, अब अपना सीरियसली यार जेई की तैयारी करनी है। तो मैंने फिर थोड़ा बहुत दोबारा अपना पढ़ना शुरू करा और उसके बाद एक कोचिंग है मेरे घर के पास, मतलब फिटजी के बाद आप मान लो, मतलब वही काफ़ी फेमस कोचिंग है दिल्ली में, तो वही है फिटजी के बाद सेकंड नंबर पर वही है। अब आप में से कहीं को पता भी होगा कौन सी कोचिंग है, तो आप कमेंट करके औरों को बता देना। तो उस कोचिंग का मैंने टेस्ट दिया, तो टेस्ट में मतलब मुझे पता चल गया टेस्ट देखे कि मेरी जेई की तैयारी बहुत ज़्यादा बेकार है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे अगर हो जाते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ मेरे से हो रहे हैं, बट वहाँ पे गए वही मैं तुक्के मार मार के आ गया था। तो उस टेस्ट का रिजल्ट आ गया, जैसे कि वो हर एक को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, तो ये थोड़ी बहुत उसके बेसिस में आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। तो मेरा 1.5 लाख के अराउंड उन्होंने बताया था और उन्होंने कहा था इतने में हम आपको पूरी 12th में करवा देंगे और 11th के बेसिक्स करवा देंगे। तो ये ठीक था। तो फिर हमने ज्वाइन करने की बात करी, तो ज्वाइन के टाइम पर उन्होंने कहा यही बताया कि मतलब अभी तो ऐसे ज्वाइन नहीं करवा सकते, आपको अप्रैल से ज्वाइन कराएंगे जब हमारा 12th का बैच स्टार्ट होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो तब तक फिर वही अपने स्कूल के एग्जाम्स वगैरह उनके लिए प्रिपेयर करा। फिर उसके बाद मेरी कोचिंग स्टार्ट होती है। तो बस कोचिंग की स्टार्टिंग में पहले ही दिन उन्होंने कुछ मतलब बेसिक वगैरह नहीं कराया, जो उन्होंने बोला था वो 11th के करवाएंगे, वो सब नहीं हुआ। वो 12th का ही बैच था, मतलब उन्होंने बोला था वो बेसिक्स कराएंगे बट बेसिक्स नहीं कराया। तो उन्होंने हमें ऐसे ही ट्रीट करा कि मतलब 11th का तो इन लोगों को आता है, बस 12th का पढ़ाना है, जिसमें भी मुझे लगता है कि शायद टीचर्स को इतना नहीं पता था उस चीज़ के बारे में। बट गाइस, हम में से ज़्यादातर जितने भी उस बैच में थे उनकी 11th बहुत ज़्यादा वीक थी। और मुझे तो अपनी चीज़ पहली ही क्लास में गाइस ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जब मैंने मतलब पहले ही लेक्चर लिया था ना फिजिक्स का, मुझे पता चल गया था कि मतलब इसमें मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और मतलब मेरी मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मतलब मैंने तो आपको बताया कि मैं सीबीएसई के हिसाब से प्रिपेयर करा था और वो भी फिर भी मैंने 11th का रिवीजन भी नहीं करा, तो जो भी थोड़ा बहुत था मैं वो सब कुछ भूल चुका था। तो वही है, मतलब मुझे चीज़ें समझ नहीं आई थी पहली क्लास में। उसके बाद मैंने घर पे आकर डिसाइड करा कि अब यार पढ़ते हैं कोचिंग में क्या पढ़ा है, क्योंकि फिर मैं सीरियस था चीज़ों को लेकर। तो मैंने जैसे जैसे अपना दोबारा से उन चीज़ों को पढ़ा जो चीज़ मैंने स्किप कर रखी थी, फिर मैंने ये प्लान बनाया कि अब मैं 11th का भी साइड बाय साइड करूँगा। तो मैंने 11th का स्टार्ट करा और 12th का कोचिंग में चल रहा था और फिर स्कूलिंग तो थी। तो मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। और आपको ये चीज़ जो भी आप में से कोचिंग में गए होंगे उन्हें पता होगी कि जब आप कोचिंग में पहले जाते हो ना, तो मतलब आपको कुछ महीने एडजस्ट होने में लग जाते हैं कि मतलब किस तरीके से मॉड्यूल करनी है, फिर वर्कबुक, जैसे मतलब आपकी कोचिंग में हो सकता है अलग अलग चीज़ें होती हैं,
जिसमें मैं था उसमें ये थी कि मॉड्यूल, फिर वर्कबुक और इसी टाइप की चीज़ें थी, तो इस तरीके से करनी थी, और फिर नोट्स वगैरह आपके, तो ये सब चीज़ें थी। तो मुझे समझने में थोड़ा किस तरीके से करना है, पहले कौन सा लेवल और फिर क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से सीक्वेंस में चीज़ों को करने में, समझने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, और कोचिंग में एडजस्ट होने में तो 1-2 महीने उसमें लग गए। तो काफ़ी मतलब टाइम मेरा वेस्ट होने लगा था, क्योंकि मुझे कोचिंग में चीज़ें समझ नहीं आ रही थी और काफ़ी डिफिकल्टी हो रही थी मुझे वहाँ पे। तो मैंने पर फिर भी मैंने ये सोचा कि अभी स्टार्टिंग है तो शायद एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि मैंने घर वालों से भी डिस्कस करा था, तो उन्होंने भी ये कहा कि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। और मेरा एक दोस्त भी था, वो वहाँ पहले से था, तो वो भी ये कह रहा था कि मतलब स्टार्टिंग में होती है दिक्कत, पर जैसे जैसे तू अभी पढ़ता रहेगा तो तू नॉर्मल हो जाएगा उसके साथ। तो मुझे भी लगा कि हो जाऊँगा नॉर्मल, बट वही बात थी गाइस कि मेरी 11th बहुत ज़्यादा वीक थी। और कोचिंग की एक बात बताऊँ कि मतलब वो बहुत तेज़ी में चैप्टर्स कराते जाते, मतलब अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन का पाऊँ जैसा चैप्टर उन्होंने एक क्लास में ख़त्म करवा दिया था। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो उस कोचिंग का गाइस बहुत तेज़ स्पीड थी। मतलब मेरे हिसाब से उन्हें कंसिडरेशन में लेना चाहिए था कि मतलब इन लोगों ने 11th नहीं करी है तो या तो 11th की बेसिक्स करा दिया, 12th भी थोड़ी एटलीस्ट स्लो स्पीड में करा दिया, बट गाइस उन्होंने तो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में हो रहा था सिलेबस। तो मतलब मेरे पे काफ़ी बर्डन आ गया था, ना तो मुझे 12th का समझ आ रहा है ना 11th का, क्योंकि फिर मैं काफ़ी घबरा सा गया था। मतलब मैंने सोचा कि अब मैं चीज़ों को काफ़ी जल्दी जल्दी करूँ, तो मैं रश करने लगा था चीज़ों पे, जो कि मैं आप लोगों को भी हमेशा मना करता हूँ गाइस, कभी चैप्टर्स पे रश नहीं करना है, हमेशा समझने पे ध्यान दो। क्योंकि अगर आपने सारा सिलेबस भी कर लिया ना तो उसका भी कोई फायदा नहीं अगर आपने रश कर करके कराया, क्योंकि आपको एक भी चैप्टर ढंग से याद नहीं होगा फिर। बट अगर आपने कम चैप्टर करे और उन्हें ढंग से कराया तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर ले आओगे। और उस टाइम पे मैं यही गलती कर रहा था, मैं रश करे जा रहा था, मतलब 11th में कि जल्दी से इसको खत्म करना है, और 12th में भी कोचिंग का तो मतलब समझ आता ही नहीं था, तो थोड़ा बहुत जो खुद भी कर रहा था वो काफ़ी रश स्पीड में कर रहा था, मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और स्कूलिंग का भी उसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते गए, वैसे ही नवंबर के आसपास मतलब मुझे ये चीज़ तो रियलाइज़ हो गई थी कि कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, पर कोचिंग का कोर्स भी खत्म करवा दिया था उन्होंने नवंबर के आसपास, या तो नवंबर की स्टार्टिंग में या फिर मिड में उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका था। तो उन्होंने काफ़ी जल्दी पूरी 12th खत्म करवा दी थी। और मुझे तो एटलीस्ट गैस वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। बाकी बच्चों का मैं मतलब जितनों से मेरी बातचीत थी मैं उनको बता सकता हूँ कि उन्हें भी नहीं आया था। तो गैस काफ़ी ज़्यादा मुझे ये चीज़ एंड में रियलाइज़ हुई कि यार काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे आके अपना, और सही में मेरे को अभी तक रिग्रेट है इस चीज़ का। और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा, जो भी 11th में जिन्होंने कोचिंग नहीं ली, 12th में ऑफलाइन कोचिंग कहीं भी मत लेना भाई, आपका सही में कट जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 1.5 लाख बिल्कुल वेस्टेड थे, बिल्कुल वेस्ट करा, मेरा टाइम वेस्ट हो गया और प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप ऑनलाइन देख लो कहीं, क्योंकि ऑनलाइन में ना आप स्विच कर सकते हो, इतना महंगे कोर्स नहीं होते फिर भी, और ऑनलाइन वैसे भी फ्री है यार, फ्री में पढ़ लो यूट्यूब से, अगर आप में डेडिकेशन होगी ना तो आप पढ़ लोगे। और वैसे कोर्स भी हैं तो कोर्स भी आप ले सकते हो, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपने अपने हैं, तो फिर भी वो अफोर्डेबल है और आप ले सकते हो उन कोर्सेज को और स्विच भी कर सकते हो। और वैसे तो यूट्यूब पर मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, मतलब यूट्यूब बेस्ट है, वहाँ से पढ़ लो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो उस टाइम पे मतलब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी, और उस टाइम पे फिर यूट्यूब पे काफ़ी सारी मतलब मेरे को ये चीज़ देखने को मिली कि मतलब यूट्यूब पे भी जो वन शॉट में चीज़ें करवा रहे थे, वो जेईई मेंस जो हमारे स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं उनकी वन शॉट वीडियोस डलने लगी थी हमारे ATP स्टार जो चैनल है उस पर। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मेरी कोचिंग में वही चैप्टर हो रहे थे, मतलब मेन कोर्स उन्होंने करवा दिया था, फिर वो वैसे वाले टॉपिक करवा रहे थे जेईई मेंस स्पेसिफिक। तो मैंने डिसाइड करा कि ये तो ATP स्टार पे हो गए हैं तो मैं ये वहाँ से पढ़ लूँगा, अब मैं कोचिंग जाना बंद कर देता हूँ। तो मैंने ये करा, कोचिंग जाना बंद कर दिया। वहाँ से फिर मैंने नवंबर मिड से या फिर नवंबर की स्टार्टिंग में, अब ये मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, उस टाइम से मैंने कोचिंग जाना बंद कर दिया और मैं अपना घर पे ही वो ATP स्टार से पढ़ने लगा। तो वो टॉपिक्स मुझे अच्छे से आ गए थे जो जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स थे। तो इस तरीके से गाइस फिर दिसंबर की स्टार्टिंग होती है, तो मैं अपना पहला मॉक टेस्ट मतलब खुद ही देता हूँ, प्रीवियस ईयर्स का एक क्वेश्चन पेपर का। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिसंबर में दिया था, और गाइस दिसंबर में मैंने 10 दिसंबर के आसपास दिया होगा, और उसी टाइम पे मेरे स्कूल में भी प्री बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे। तो गाइस मैंने उस टाइम पे यही डिसाइड करा, मेरा क्योंकि जेईई मेंस के मॉक टेस्ट जो मैंने दिया था उसमें स्कोर 40 के अराउंड आया था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो उस टाइम पे एक तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार अब बोर्ड की तैयारी कर लेता हूँ, जेईई मेंस में क्या ही होगा 1 महीने में। बट मैंने यही सोचा कि अब जब इतना टाइम जेईई को ही दिया, पूरी कोचिंग वगैरह जेईई की करी है, तो अब भी टाइम जेईई को ही देना, बोर्ड को बाद में देख लेंगे। तो प्री बोर्ड मैंने ऐसे ही दे दिए, मुझे पता था बेकार गए हैं, बट मुझे ये था कि हाँ शायद ठीक ठाक आ जाए, शायद ठीक ठाक आ जाए मुझे, क्योंकि पर ये तो पता था कि हाँ बहुत बेकार गया, मतलब अच्छे नंबर तो नहीं आने वाले। तो प्री बोर्ड मैंने दे दिए। उसके बाद गाइज मैंने जितना मतलब 1 महीने का टाइम था वो जेईई पे लगाया। बट गाइज वही बात है कि जब आपको मॉक टेस्ट में स्कोर कम आता है ना तो आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हो। तो उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड करा, मतलब मैं मतलब सही डायरेक्शन में नहीं जाता उस टाइम पे। मैंने अपनी जेईई की जर्नी को जब मैं अभी भी देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मतलब बिल्कुल गलत ही डायरेक्शन में जा रहा था। तब भी मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले रटने शुरू कर दिए। अब तक तो मैं रेस्ट कर रहा था, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले रट रहा हूँ, तो मतलब अब तो और भी गलत डायरेक्शन कर ली। क्योंकि जब आप फॉर्मूले रटने लगोगे ना डायरेक्ट, तो गाइज फॉर्मूले बेस पे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, ये बात सच है। बट गाइज अगर आप सिर्फ फॉर्मूले रट रहे हो ना, तो इतने भी आसान नहीं आने वाले हैं कि सीधे आपको वो हर एक वेरिएबल की वैल्यू दे दें और आप सीधे लगा दो और आपका आंसर आ जाए। तो मैं फॉर्मूले रट रहा हूँ, और काफ़ी मतलब उसके बाद भी मैंने फिर एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें भी और भी कम नंबर, तो और फ्रस्ट्रेशन। तो गाइस मतलब मैं एफर्ट्स मार रहा था बट बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में मार रहा था। तो यहाँ से भी मैंने एक लर्निंग लिया है कि अगर आप एफर्ट्स भी मार रहे हो ना, और अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, तो भी गाइस उसका भी कोई इफेक्ट नहीं दिखने वाला आपको। तो आपको सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो मैंने उस एक महीने को भी वेस्ट कर दिया और फिर मैंने अपना जेईई मेंस दिया। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा, जेईई मेंस के मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 12 मार्क्स आए और 42% आए। तो उस टाइम पे मतलब तब तो नहीं पता था, ऑब्वियसली 9 जनवरी को मैंने दिया था। तो उसके बाद मतलब पर देने के बाद मुझे ये चीज़ पता चल गई थी कि मेरा एग्ज़ाम बहुत बुरा हुआ। और अभी तक मुझे वो पूरा सीन याद है जब मैं सेंटर से बाहर निकला था, और मतलब काफ़ी बुरा सीन था, मतलब काफ़ी मेरा दिमाग खराब था मुझे, क्योंकि देखे ऑब्वियसली आपको एक चीज़ पता चल जाती है आपका एग्जाम अच्छा गया है बुरा गया है। और मुझे ये पता था मेरा बहुत ज़्यादा बुरा गया है। मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं था किसी से भी कि अब मैं इस एग्ज़ाम की बात करूँ, मतलब मुझे कुछ बात ही नहीं करनी है जेईई से रिलेटेड किसी से भी, मेरा ऐसा मूड हो चुका था। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था उस टाइम पे। एक दोस्त का ही फ़ोन आ रहा था, मैंने बिल्कुल फ़ोन ही नहीं उठाया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल उस टाइम पे ये मूड था कि यार मुझे बात ही नहीं करनी जेईई से रिलेटेड। पता नहीं क्यों आप सब एकदम से जेईई करने लग गए हैं। और यही चीज़ होती है, जब आप किसी चीज़ से और दूर भागते हो तो लोग और वो चीज़ कर करके आपके पीछे पड़ते हैं। तो वही अगले दिन स्कूल में गया, सब जेईई का डिस्कशन करने जा रहे हैं और मैं यार अलग बैठा हूँ कि यार बातचीत बंद करो यार, इस टाइप की। तो ये चीज़ काफ़ी हो रही थी उस टाइम पे। और मैंने ये डिसाइड करा कि अब मैंने बहुत ज़्यादा जेईई में अपना टाइम दे दिया है, अब मैं और नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था सही में। मैंने ये सोचा कि अब मैं ब्रेक लूँगा थोड़े टाइम पर, उसके बाद बोर्ड की तैयारी शुरू कर दूँगा अपनी। और उसके बाद मैंने 3 दिन का ब्रेक लिया हुआ, और उसी के बाद जो मैंने प्री बोर्ड अपने दिए थे दिसंबर में, उनका मुझे रिजल्ट मिल गया। और रिजल्ट गाइस आप रुक जाओ, मैंने निकाल के रखा था, आप लोगों को मैं दिखाई देता हूँ। तो ये शीट्स मैंने गाइस जानबूझ के संभाल के रखी थी, मैं आपको भी आगे भी आपको इस स्टोरी में इसका रीज़न बताऊंगा। तो ये था मेरा केमिस्ट्री का पेपर। तो आप लोग देख सकते हो, इसमें मैं डायरेक्टली फेल था, क्योंकि 70 में से आपको मेरे हिसाब से शायद 24 मार्क्स चाहिए होते, तो कुछ इसके आसपास ही चाहिए होते तो पास होने के लिए। तो ये पूरी मेरी शीट है, इसमें मैं फेल था। और इसके बाद गाइस ये एक मेरा ये तो खैर CS का है, पर चलो CS का भी देख लो। CS में मैं पास था, बट देख लो यार बिल्कुल बॉर्डर पे ही। बट CS से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मेन यही था कि केमिस्ट्री में फेल था और मैं मैथ्स में भी फेल था। मैथ्स में भी हमें चाहिए होते थे पास होने के लिए शायद 26 के आसपास, और मेरे 24 ही थे। तो मैं केमिस्ट्री और मैथ्स में फेल था। और उस टाइम पे जब शीट्स बढ़ रही थी, मतलब इतना मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मतलब उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा बुरा टाइम है, क्योंकि मैं आज तक अपना स्कूल में फेल नहीं हुआ, मतलब 11th तक मैं किसी में फेल नहीं था। अब 12th में आके सीधे डायरेक्ट प्री बोर्ड में फेल होना भाई, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे सदमा सा लगा था। बट ऑब्वियसली अब सबके सामने ऐसे दिखा तो नहीं सकते कि यार मतलब बहुत ही बुरा लग रहा है। ऑब्वियसली थोड़ा काम सा रहा, थोड़ा मतलब ऐसे ही दिखाया सबको कि हाँ ठीक है। बट गैस बुरा तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा था मन ही मन में वो शीट्स को देख देख के। और बाकी जो मेरे ही दोस्त थे उनके मतलब आ रहे थे 50 और वो उस पर रो रहे हैं कि मतलब इतने कम नंबर आ गए, मैंने बता चेकिंग करी, ये करा वो करा। और मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ मैं पास नहीं हुआ, तुम इतने पे ये कर रहे हो। तो उस दिन पर फिर मुझे काफ़ी सही रियलिटी चेक मिला कि मतलब मेरे बेसिक्स भी बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो उस दिन मैंने ये डिसाइड करा कि अब रेस्ट तो जितना होना था हो लिया, अब मैं अपना मेन फोकस करूँगा बोर्ड्स पे। तो उस दिन से मतलब मुझे याद है जब हमें रिजल्ट मिला था, ये जो शीट्स मिली थी, एक मेन रिजल्ट भी मिला था, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये प्री बोर्ड का हमारा मेन रिजल्ट था, मतलब ऐसे पेपर के फॉर्मेट में पेरेंट्स को बुला के दिया जाता है। तो ये भी देख लो, इसमें मेरे मैथ्स में केमिस्ट्री में 18.5 है और मैथ्स में 24.5 है। इस पर टीचर ने रेड लाइन भी लगा रखी है और रिमार्क में भी यही दिया है कि केमिस्ट्री और मैथ्स में और फिजिक्स में भी कुछ बहुत अच्छे नहीं है, मतलब 31 है और 24 पास होने के लिए चाहिए थे, तो 7 मार्क्स से पास है। बट तीनों में ही मतलब मेरे मेजर सब्जेक्ट्स में तो मार्क्स बहुत ज़्यादा ही कम थे। तो मैंने उस टाइम पे ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि अब मेन फोकस बोर्ड को रखना। अब जेईई गया भाड़ में भाई, जेईई के बारे में वैसे भी मुझे बातचीत करने में मतलब काफ़ी मेरे को वही है पुरानी गंदी मेमोरीज आ जाती थी कि जैसे बहुत गंदा पेपर हुआ है। तो इसलिए मैंने मेन ये डिसाइड करा कि अब बोर्ड पे अपना मेन फोकस करना है, बोर्ड अच्छे से देखे आना है। तो मुझे यहाँ तक याद है मेरे पे 1 महीना ही था, 1 महीने में मैंने मतलब पता नहीं किस तरीके से इतना मेरे में मोटिवेशन आ गई। मैंने वरना 1 महीना अगर आप फेल हो रहे हो प्री बोर्ड में तो वैसे मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है कर पाना। बट उस टाइम पे मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि भाई अब कितना ही मुश्किल हो भाई, बोर्ड में तो अच्छा करके आना ही। तो बोर्ड के लिए मैंने बहुत मेहनत करी और अपना बोर्ड का करा। तो 12th बोर्ड में मेरे अराउंड 85 मार्क्स आ गए। मैं आपको सीधे डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, मेरे 85 मार्क्स आ गए थे 12th बोर्ड में, सिर्फ 1 महीने पढ़ के। तो उस 1 महीने पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, मतलब सारे अपना बेसिक NCERT पढ़ी केमिस्ट्री में, मतलब मैंने सब में NCERT पे मेन फोकस रखा और अपनी अगेंस्ट की मुझे रिफ्रेशर आ गया। और एक MTG की जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो जिसमें शॉर्ट नोट्स टाइप दिए होते हैं, वो रिवीजन के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें, उसके लिए। तो मैंने ये चीज़ें करी तो बोर्ड तो हो गया। बोर्ड में वैसे भी आप सभी को पता ही है कि आप एक फिजिक्स का पेपर हटा दो, बाकी सब में तो वही जो पिछले 10 साल में क्वेश्चन आए हैं वही आने वाले हैं, बस फिजिक्स का पेपर अच्छा आता है। और फिजिक्स में मतलब मैं आपको शायद मैंने इस स्टोरी में बताया ना हो, पर मेरा फिजिक्स में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, मतलब 11th से। और फिर जब मैंने दोबारा बोर्ड्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करा तब मैं चीज़ों को समझ रहा था, अब मैं चीज़ों को समझ पा रहा था तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा था। और हमारे टाइम पे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए थे कि आपको इसका ग्राफ बनाना है, ये चीज़ है इसका ग्राफ बनाओ। तो जो बच्चे भी उस टाइम पे चीज़ें रट रहे थे वो नहीं बना पाए थे, बट वही है मैंने चीज़ों को अच्छे से समझ के करा था, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए थे उस टाइम।
तो काफ़ी मतलब सही लगा फिर वो पेपर भी करके, क्योंकि बच्चों का काफ़ी गंदा भी होता है। मेरा मतलब मुझे देखिए इतना तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार ठीक हुआ। तो यहाँ से थोड़ा फिर मुझे पूछता मिला। और उसके टाइम पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे 85% भी तब आए थे कि जब मेरे टाइम पे मेरा इंग्लिश का पेपर नहीं हुआ, मेरा इसका पेपर नहीं हुआ, कंप्यूटर साइंस का। और ये दोनों गाइस मतलब ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, मतलब इसमें सब के ही नंबर आ जाते हैं। अब इंग्लिश का तो मेरा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जहाँ पे मेरा पेपर था वहाँ पे हिंदू मुस्लिम टाइप कुछ राइट हो गए थे। और ये कंप्यूटर साइंस का पेपर इसलिए रुक गया था क्योंकि उस टाइम पे कोविड दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था, मतलब इंडिया में तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो उसके लिए लॉकडाउन लगा दिया था। तो यही था कि ये पेपर बाद में होगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, पर ये था कि एक हफ्ते बाद होगा, तो फिर मैं तब भी पढ़ता रहा। फिर उसके बाद वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। फिर मुझे लगने लगा कि हाँ यार अब ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस देखता था, जो जितने भी अच्छे जेई के चैनल थे उन्होंने मतलब ये चीज़ प्रेडिक्ट करती थी कि अब जो पेपर है वो अब आगे के देख लेना तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे, तो थोड़ा आप अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी शुरू कर दो। तो गाइज मैंने अपनी जेई की जर्नी फिर स्टार्ट करी थी अपने मई मिड से, क्योंकि अप्रैल एंड तक यही कंफ्यूजन चल रहा था कि कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा या फिर नहीं होगा। तो इस चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हुआ। और फिर उसके बाद यही था कि अभी हो जाएगा जेई मेन भी, तो फिर इसलिए मैंने मई की स्टार्टिंग में तो मैं पढ़ाई नहीं। फिर मई मिड में ये चीज़ क्लियर हुई कि अभी वो 1-2 महीने पोस्टपोन्ड हो चुका है कोविड की वजह से, तो वो 1-2 महीने बाद होगा। तो फिर मैंने ये चीज़ डिसाइड करी कि अब ये गोल्डन चांस, अब अगर इसे मैं मिस कर रहा हूँ ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। अब मुझ पर टाइम है, कुछ और पढ़ना नहीं है, अब मैं अच्छे से कर सकता हूँ तैयारी। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड करा अब मैं मिनिमम 12 घंटे तो पढ़ने वाला हूँ हर दिन। मैंने रूल बनाया था और अपना पूरा अच्छे से प्लान बना लिया था कि इतने टाइम में ये चैप्टर खत्म करना है, इतने टाइम में ये करना है। और अब मुझे पता था मुझे बेसिक से करना है एक एक चैप्टर अच्छे से, और अब मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाला हूँ। और अब आप में से कई लोग कहोगे कि भाई आपने तो पहले सारे चैप्टर कर लिया होंगे ये वो, तो भाई जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पहले कोई भी चैप्टर नहीं हुआ था वो रश करने के चक्कर में, और फिर मैंने उसके बाद दोबारा वो फॉर्मूले वगैरह रटने लगा था। तो मैंने यही अब दोबारा डिसाइड करा कि अब मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। और फिर मैं पूरी अच्छे से थ्योरी वगैरह करूँगा और फिर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करूँगा, तब जाके मैं उस चैप्टर को कंप्लीट मानूंगा। तो ऑब्वियसली गाइस टाइम तो लगने वाला था, बट मैं अपना पूरा दिन भर का सारा टाइम देने में तैयार था। तो उस टाइम पे मैंने 12 घंटे मिनिमम बनाया था। बट जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो पता नहीं चलता था, दिन में 13-13, 14-14, 15-15 घंटे पूरे थे मैं अपने दे नहीं रहा था, मतलब अच्छे से मैं पढ़ाई कर रहा था। और ये चीज़ मतलब मैंने अपने आराम से 2 महीने तक तो कंटिन्यू रखी और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। इसके बाद गाइस मेरी एक अच्छी तैयारी हो चुकी थी। तो अराउंड मैंने मई मिड में स्टार्ट करा था, और हमारा जेई में जब फिर सारे पोस्टपोनमेंट वगैरह मिला के कई बार पोस्टपोन हुआ था वो बीच में, तो वो सितंबर में हुआ था। तो उसमें मई था, जून था, जुलाई था, अगस्त, तो मेरे पे 3 से 4 महीने मान लो, क्योंकि मई पूरा नहीं था, तो वही 3 से 4 महीने मेरे पे थे। तो इसमें मैंने अपने 12 घंटे हर दिन दिए, और उस स्टार्टिंग में तो 12 से ज़्यादा ही दिए थे। फिर बाद में जैसे जैसे मतलब तैयारी अच्छी होती गई, फिर उतनी एंड के टाइम पे, एंड के शायद 1 मंथ में या फिर 15 डेज़ में मतलब मुझे लगा कि अब तैयारी अच्छी हो चुकी है, अब तो बस मॉक टेस्ट वगैरह दूंगा और रिवीजन करूँगा तो भी हो जाएगा। और एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी करी थी कि मैंने अपने हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, क्योंकि मैं चीज़ें भूल जाता था। तो ये बहुत अच्छा था कि मैंने हर एक के अपने जो चीज़ें मैं भूल रहा हूँ मैंने उनके लिए शॉर्ट नोट्स बना लिए, ताकि अब एक पेज में मेरा रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने इनका कई बार रिवीजन करा, मतलब मैंने आराम से हर एक चैप्टर का 20 बार रिवीजन कर लिया होगा उन शॉर्ट नोट्स की वजह से। तो मुझे ये चीज़ याद हो चुकी थी उस टाइम पे, मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी कि मतलब ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये टॉपिक होते हैं, यहाँ पे आके एंड हो जाता है। मतलब पूरा चैप्टर का मैं तुम्हें कभी भी एक्सप्लेन कर सकता था, मतलब मेरा इतना अच्छे से सारी चीज़ें मेरे को उस टाइम पे याद हो चुकी थी। तो यही गाइस तैयारी होती है, आपको बिल्कुल बेस से स्टार्ट करके एक अच्छे लेवल तक जाना होता है। और उस टाइम पे मैंने जिन चैनल्स की हेल्प ली थी वो तो गाइस बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि अनअकैडमी, जेई फिजिक्स वाला सर, वेदांतु के मैंने वो वाले लेक्चर्स देखे थे जैसे जिसमें वो एक पर्टिकुलर चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते हैं। तो उससे भी मेरा कई बार टाइम सेव होता था, क्योंकि कम टाइम में मैं ज़्यादा क्वेश्चन कर पाता था और सोल्यूशन भी साथ के साथ ही देखने को मिल जाता था, तो उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं होता था। तो इन चैनल्स की मैंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली है, जिसकी वजह से मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी। हाँ, मैंने मैथ्स को गाइस डेफिनेटली इग्नोर कर दिया था उस टाइम पे, तो उसका मुझे अपने मेन एग्जाम में भी देखने को मिल गया रिजल्ट। बट गाइस मैं आप लोगों को ये कहूँगा एक अच्छा बैलेंस बनाओ तीनों सब्जेक्ट के बीच में। हाँ, एक सब्जेक्ट को अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, पर हाँ बाकी दोनों में बैलेंस बना के रखो, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर ले आओगे। और गाइस अब वो टाइम आ चुका है, अगर आपकी तैयारी गाइस अच्छी नहीं चल रही है ना, तो 12 घंटे हर दिन दो। और गाइस यूट्यूब पे फ्री में सारा कंटेंट अवेलेबल है। अब आप लोगों पे बहाना नहीं है कि मैं इसलिए नहीं कर पाया, उसलिए नहीं कर पाया। अब आप 2010 में नहीं जी रहे हम लोग कि मतलब हर एक पे अच्छी कोचिंग होगी तो ही वो जेईई में अच्छी रैंक लाए। अब यूट्यूब पर गाइस सही में सब कुछ फ्री में। मैंने उस टाइम पे अपने आप को भी ये चीज़ समझाई थी कि मतलब सारा कंटेंट फ्री में, अगर मैं अब भी नहीं कर पा रहा हूँ ना तो सारा ब्लेम मुझ पर कि मैंने ही पढ़ाई नहीं करनी। तो इसलिए गाइस मैंने भी बहुत हार्ड वर्क कराया उन 3 से 4 महीनों में, और अगर आप लोग भी करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सक्सेस का जो आपका कर्व होता है ना, वो हमेशा एक्सपोनेंशियल होता है। स्टार्टिंग में आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी, एक हफ्ते तक आपको कुछ नहीं दिखने वाला 12 घंटे पढ़ के। उसके बाद जब 2 हफ्ते तक करोगे ना, तब थोड़ा थोड़ा दिखने को मिलेगा कि हाँ यार अब मेरा स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, और फिर वो एकदम से बढ़ता हुआ दिखेगा। तो गाइस यही चीज़ होती है। और स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया कि मतलब सिलेबस मैंने स्टार्टिंग से शुरू करा था, तो मैं अपने खुद के मॉक टेस्ट बनाता था, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लिए, उनको खुद से सॉल्व करा टाइम लिमिट लगा के। तो मैं इस तरीके से अपने खुद के मॉक टेस्ट बनाता था। फिर जैसे जैसे जब मेरा सिलेबस हो गया आराम से 60-70% के आसपास, तब मैंने मेन मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करे। तो आप में से कई लोग पूछते हो भाई आपने कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे। तो भाई अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊँ तो मैंने अपने
10 के आसपास अपने मैंने मॉक टेस्ट दे दिए थे। तो इसलिए गाइस मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी फुल सिलेबस के आराम से 10 मॉक टेस्ट आपको देके जाने हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइस कई स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं कि वो बहुत सारे मॉक टेस्ट देने लगते हैं, मतलब हर दिन 2-2 3-3 4-4 मॉक टेस्ट दे रहे हैं और फिर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा स्कोर क्यों नहीं इंक्रीज़ होगा। तो गाइस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसे अच्छे से एनालाइज करो और फिर जो आपकी मिस्टेक्स हैं उन पर वर्क करो और फिर दोबारा मॉक टेस्ट दो। तो मतलब इस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना और फिर दोबारा मिस्टेक्स पे वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस जितने भी लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जैसे कि मेरा भी नहीं था, मैंने भी अपना मई मिड में और जून में जुलाई में इनमें मैंने अपना ज़्यादातर टाइम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में दिया था। फिर जुलाई एंड या फिर अगस्त की स्टार्टिंग से मैंने अपने मॉक टेस्ट फुल सिलेबस देने स्टार्ट करे। बट गाइस जब मैं सिलेबस भी कंप्लीटेशन पर अपना ध्यान दे रहा था तब भी मैं अपने खुद के बनाए हुए मॉक टेस्ट दे रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी गाइस यही करना है, अपने कुछ भी रैंडम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ सिलेक्ट कर लिया और फिर उन्हें टेस्ट की तरीके से दे दो। ये काफ़ी सही रहता है क्योंकि इससे एक तो आपको मोटिवेशनल बूस्ट मिलता है कि मैंने इतने क्वेश्चन करे, इतने में से इतने सही कर दिए। और ये भी रहता है कि आपको जब ये पता होता है ना कि मैं, जैसे कि आप डिसाइड कर लो कि मैं हर संडे को टेस्ट दूँगा, तो आप फिर रिवीजन भी कर लेते हो उसके लिए। तो आपके प्रीवियस चैप्टर्स का रिवीजन हो जाता है और आप एक बार मॉक टेस्ट देते हो तो आपको मतलब एक तो टाइम मैनेजमेंट भी आती है और अपना मोटिवेशनल बूस्ट तो मिलता ही है कि हाँ यार मैंने ये चैप्टर पढ़े, मैंने इतना कर लिया, तो मैं एट द एंड फाइनल में भी जेईई में एक अच्छे तरीके से दिया, मतलब एक अच्छा स्कोर सिक्योर कर लूँगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बनाए हुए मॉक टेस्ट दो तब तक, अगर आप जब तक आपका सिलेबस 60% से कम है। जहाँ आपने 60-70% से ज़्यादा सिलेबस कर लिया वहाँ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, उन्हें अच्छे से एनालाइज करो, फिर दोबारा पढ़ो जो चीज़ बच रही है, जो सिलेबस आपका जो 30% जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करो, जो मिस्टेक्स आपकी हैं उन पर वर्क करो। तो इस तरीके से गाइस फिर धीरे धीरे आपका स्कोर इंक्रीज़ होने लगेगा। जैसे मेरा भी हो गया था गाइस, धीरे धीरे सबसे पहले तो मतलब वही 40 से फिर गाइस हमारा आता है 80 के अराउंड, फिर 120 पे काफ़ी टाइम तक स्टिक रहता है, फिर 150 पे आता है, फिर 150 से 180, फिर तो गाइस इंक्रीज़ हो जाता है। 150 से 180 मेरा काफ़ी इजीली इंक्रीज़ हो गया था क्योंकि फिर वो सिली मिस्टेक्स होती हैं, उन्हें आपको कंट्रोल करना होता है, तो वो आप मॉक टेस्ट से सीख जाते हो। तो गाइस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साइड बाय साइड मॉक टेस्ट दो और अपना सिलेबस कंप्लीटेशन के लिए तो गाइस आपको 12 घंटे हर दिन लगाना ही पड़ेगा। मतलब 12 घंटे ऐसे कम है क्योंकि गाइस टाइम आपका हो ही नहीं सकता सिलेबस कंप्लीट अगर आपने अभी तक अच्छे से जेईई की तैयारी नहीं करी है। तो गाइस 12 आवर चैलेंज ले लो, जिन्होंने भी नहीं लिया कमेंट सेक्शन में लिख दो #12 आवर चैलेंज। और गाइस यहीं पे मेरी स्टोरी एंड होती है, मैं अपना पेपर देता हूँ सितंबर में और जैसे कि आप सबको पता होगा मेरे 186 मार्क्स में सिक्योर कर लेता हूँ और 98 परसेंटाइल आ जाती है। इसके बाद गाइस मैं अपना बिट सेट भी दे देता हूँ। वैसे तुम्हें पता होता है कि मेरा जेईई में अच्छा हो चुका है तो अब क्या ही ज़रूरत है, बट मैं दे देता हूँ क्योंकि मैंने बिट्स के लिए भी तैयारी करी थी। तो बिट्स में गाइस फिर मेरा 323 का स्कोर आ जाता है, तो बिट्स में भी एक अच्छा स्कोर आ जाता है। तो इस तरीके से ये भी हो जाता है। फिर इसके बाद ही बिट्स के शायद 1-2 दिन बाद ही अपना ये मतलब काफ़ी पास था, मुझे ऐसा एग्जैक्ट नहीं याद, पर बहुत कम टाइम बाद ही अपना जेईई एडवांस था। तो मैं जब जेईई एडवांस अपना दे के आता हूँ तो मतलब मेरा जेईई एडवांस का पेपर मतलब काफ़ी ऐसा लगा था, मतलब पहला पेपर तो मेरा ठीक हुआ था बट सेकंड पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं शायद मैथ में कट ऑफ क्लियर हो ना हो, बट गाइस सरप्राइजिंगली मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई थी और मेरी 23,000 के आसपास मेरी रैंक भी आ गई। तो मेरा जेईई एडवांस भी हो गया बट ऑब्वियसली रैंक अच्छी नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी तो IIT नहीं मिली, बट ऑब्वियसली मेरे जेईई मेन और बिट सेट का अच्छा था तो मुझे पता था कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो गाइस यहीं पे मेरी स्टोरी एंड होती है। और गाइस इस स्टोरी से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि अगर आप लोग अपना टारगेट कहीं पे सेट कर लो और उस पर अपना 100% फोकस के साथ लग जाओ ना, तो गाइस डेफिनेटली आप लोग उस टारगेट को अचीव कर लोगे। बस शर्त यही है कि आपको हर दिन अपना 100% देना पड़ेगा, आपका दिमाग फिर सिर्फ उस एक चीज़ पे स्टिक होना चाहिए, आपको उसी पे गाइस दिन रात सुबह शाम काम करना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। भले ही गाइस आप लोगों पर टाइम कम है, इस टाइप के काफ़ी बार हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं कि यार वो बच्चा तो 9 से कर रहा है या फिर वो तो इतने सालों से कर रहा है। आपको गाइस इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना। अब 3 से 4 महीने हैं और आपको हर दिन 12 घंटे देने हैं। अगर आपने दे दिया ना तब तो कोई कभी से भी तैयारी करो, आप सबको उनमें से ज़्यादातर को बीट कर दूंगा और आपकी इतनी रैंक आ जाएगी कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। आपको बस उससे मतलब है, आपको इससे मतलब नहीं है कि उसे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, इसे क्या मिल रहा है, इसे क्या, वो उन सबसे मतलब नहीं है, आपको अपने आप से मतलब है। और अगर आप इस टाइम पर अच्छा से अपना हार्डवर्क कर लोगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और गाइस अगर आप लोगों को कोई स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। अभी आपका जो बचा हुआ टाइम है उसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर दूंगा ताकि आप एक अच्छे पाथ पे जाके अपनी जेईई की जर्नी को सक्सेसफुल बना पाओ। क्योंकि गाइस जैसे कि मैंने अपने अभी बताया, मैं बहुत सारे गलत रास्तों पे भी मैंने हार्डवर्क करा है, जिसकी वजह से मतलब मुझे काफ़ी एंड में भी हार्डवर्क करना पड़ा, बट काफ़ी सारी मैंने लर्निंग्स ली हैं जिनसे आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि गाइस एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके आसपास सब पढ़ने वाले होंगे ना, तभी आपके अंदर भी वो फीलिंग आएगी कि यार ये भी इतना कर रहा है, मैं भी अब और ज़्यादा पढ़ूंगा। तो एक कॉम्पिटिटिव सा एनवायरनमेंट होगा, तभी आप लोग भी अच्छे से कर पाओगे। तो अपने एक ना एक बेस्ट फ्रेंड के साथ तो ज़रूर शेयर कर ही देना। बाकी गाइस आपकी मर्जी है, वरना गाइस अब चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो और गाइस पढ़ते रहो।